ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हटो वर्टिकल बार, परंतु चनन से जोश में था, वह नहीं हटा। आजाद की गोली से वह घड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक साइकिल पर आजाद और राजगुरु और दूसरी पर भगत सिंह सुरक्षित अपने स्थान पर मौजंग हाउस लाहौर पहुंच गए। दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने अंग्रेज अफसर को हत्या हो गई और किसी को पता भी नहीं चला कि यह किसने किया। शाम होते होते यह खबर चारों ओर फैल गई। जनता के मन खुशी से भर उठे, पर यह किसी को मालूम न था कि इस धड़ाके के पीछे क्या आदर्श एवं क्या योजना है। दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही सरकार और जनता दोनों के सामने सारी बात स्पष्ट हो गई, जब दीवारों पर जगह जगह अंग्रेजी में ये पोस्टर लगे हुए पाए गए। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना नोटिस, नौकरशाही सावधान, J0P0 सैंडर्स की मृत्यु से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया। आज संसार ने देख लिया है कि हिंदुस्तान की जनता निष्प्राण नहीं हो गई है। वह अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा सकती है। एक दूसरे पोस्टर में कहा गया था, इस देश की दलित और पीड़ित जनता की भावनाओं को ठेस मत लगाओ, अपनी शैतानी हरकतें बंद करो। हिंदुस्तानियों को हथियार न रखने देने के लिए बनाए तुम्हारे सब कानूनों और चौकसी के बाद भी पिस्तौल और रिवाल्वर इस देश की जनता के हाथ में आते ही रहेंगे। यह हथियार सशस्त्र क्रांति के लिए काफी रहेंगे। हम सब विरोध और दमन के बावजूद क्रांति की पुकार को बुलंद रखेंगे और फांसी के तख्तों से भी पुकारते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। वर्टिकल बार 28 दिसंबर 1929। शून्य बलराज, सेनापति, पंजाब। इन छोटे पोस्टरों ने दो काम किए। एक तो इससे पुलिस की त्रांखें और भी शर्म से झुक गई तथा जनता के मन में क्रांतिकारियों के लिए प्यार और श्रादर के भाव 25 उमड़ आए। जनता को लगा कि अभी भी कोई है जो दुश्मन को ललकार सकते हैं। अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस का जाल चारों ओर फैल गया। पुलिस नौजवान भारत सभा और स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं को अंधाधुंध पकड़ रही थी, पर पुलिस कुछ पता न पा रही थी। 17 दिसंबर के दोपहर की घटना के बाद इन क्रांतिकारियों के पास खाने को रोटी तक न थी। किसी से मांग कर 10 रुपए लाए तब खाने पीने की व्यवस्था हो सकी। कैसे थे वे लोग जो इतने बड़े शत्रु से लोहा ले रहे थे और जिनके पास खाने को रोटी भी नहीं थी। 26/6 लाहौर से कलकत्ता। लाहौर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी ताकि उसकी निगाह से बचकर कोई पक्षी भी लाहौर से बाहर न जा सके, पर क्रांतिकारियों की निगाह भी कम तेज न थी। एक नकली नाम से फर्स्ट क्लास का छोटा डिब्बा लाहौर से कलकत्ता के लिए रिजर्व कराया गया। एक नौजवान साहब बहादुर सिर पर तिरछा फेल्ट हैट लगाए, उठे कॉलर का ओवरकोट पहने, बाईं तरफ अपने बेटे को इस तरह गोद में संभाले हुए कि उधर से चेहरा ढक जाए,
दायां हाथ श्रोवर कोट की जेब में डाले पिस्तौल के घोड़े पर उंगली टिकाए और बाईं तरफ अपनी सुंदर पत्नी को लिए धीमी गति से चलते हुए प्लेटफार्म पार कर अपने रिजर्व डिब्बे में था बैठे। साथ में शानदार बिस्तर शरीर अटैची थी और पीछे पीछे पुरानी दरी में लिपटा बिस्तर लिए नौकर था। यह साहब बहादुर थे भगत सिंह। उनकी पत्नी बनी थी दुर्गा भाभी, क्रांतिकारी श्री भगवती चरण वोहरा की पत्नी और क्रांतिकारी दल की सदस्य। भगत सिंह की गोद में भाभी का बेटा शची था और नौकर थे राजगुरु। एक पुलिस की रिपोर्ट में भगत सिंह दाढ़ी केश वाले और कुमारे थे, इसलिए भगत सिंह के इस रूप को पुलिस न पहचान सकी और वह सकुशल लाहौर से कलकत्ता पहुंच गए। उन्हीं दिनों कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। देश भर के राजनैतिक नेता कलकत्ते में थे और सरकार के गुप्तचर भी भगत सिंह बंगाली ढंग की घोतो कुर्ता पहने शाल ओढ़े इस अधिवेशन को गतिविधियों का बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे थे। कांग्रेस में विचार का मुख्य विषय था अंग्रेजी सरकार को यह अल्टीमेटम देना कि यदि सरकार 1 वर्ष के भीतर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट लगभग औपनिवेशिक स्वराज्य को स्वीकार न करेगी तो फिर कांग्रेस कभी भी पूर्ण स्वराज्य से कम पर राजी न होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सरकार को समय देने के विरुद्ध थे। इस प्रकार कांग्रेस में पुरानी और नई पीढ़ी में काफी खींचतान चल रही थी। भगत सिंह ने स्थिति का गहराई से अध्ययन किया और वे सोचने लगे कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य के अपने मद्रास निर्णय से पीछे हटकर श्रीपनिवेशिक स्वराज्य से भी कम पर आ गई थी। उन्होंने सोचा, यह तो प्रगति नहीं, पीछे हटना है। 27 वे बेचैन हो उठे कि इस समय कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि पीछे हटने की इस आदत पर तगड़ी चोट पड़े। भगत सिंह के मन में नेशनल कॉलेज के समय से ही फ्रांसीसी अराजकतावादी वेला की, जिसने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका था, तस्वीर सजी हुई थी। उन्हें लगा कि यही समय है जब कुछ करना चाहिए। उनकी बुद्धि ने कहा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। उन्होंने दिल्ली केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का निर्णय कर लिया और इस तरह वे बलिवेदी पर खड़े हुए। भगत सिंह ने असेंबली भवन में बम फेंकने की योजना के बारे में अनुशीलन समिति नामक गुप्त संगठन के एक उच्चकोटि के नेता श्री प्रतुलचंद्र गांगुली के साथ बातचीत की। उन्होंने भगत सिंह की योजना को पसंद किया। असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार होने पर जो रिवाल्वर उनके पास पाया गया था वह भगत सिंह को श्री गांगुली ने ही दिया था। बम भी कलकत्ता से ही दिए गए थे। भगत सिंह का प्रसिद्ध चित्र फेल्ट हैट पहने भी कलकत्ता में ही लिया गया था। कलकत्ता से भगत सिंह प्रागरा लौट आए, जहां बहुत से दूसरे साथी भी थे। हींग की मंडी और नमक की मंडों में 2 मकान ले लिए गए थे और बम बनाने तथा बनाना सिखाने का काम जोरों से चल रहा था। सराहनपुर और लाहौर में भी बम की फैक्ट्रियां खोल दी गई थीं। सैंडर्स की हत्या के बाद दल के पास धन इत्यादि की पहले जैसी कमी न थी। असेंबली में बम फेंकने की भगत सिंह को योजना केंद्रीय समिति ने स्वीकार कर ली थी। भगत सिंह आगरा से दिल्ली आते जाते रहते थे और बारीकी से स्थिति का अध्ययन कर रहे थे। देश में सरकार के गुप्तचर चारों घोर अपना जाल फैला रहे थे, परंतु उन्हें सैंडर्स के वध का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था और अब एक और बड़े कांड की तैयारी हो रही थी। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले इन वीरों का हर क्षण किसी न किसी योजना के निर्माण में लगा रहता था। जीवन हर क्षण खतरे में था। क्या खबर कब कौन कहां पकड़ा जाए। जो एक बार बाहर गया वह लौटेगा भी या नहीं। फिर भी ये लोग इतने सजीव थे कि उदासी का कोई क्षण इनके जीवन में था ही नहीं। जब भी जरा सा समय मिलता तभी महफिल जम जाती, हंसी मजाक, शेर, गजल सभी कुछ चलता। पर कैसा होता था इनकी हंसी मजाक, उसका एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। लागरे के एक मकान में बहुत से साथी फुर्सत से बैठे तो हंसी मजाक प्रारंभ हो गया। विषय था कौन कैसे पकड़ा जाएगा। 28 तभी आवाज आई, ये हजरत
राजगुरु तो सोते हुए ही पकड़े जाएंगे। हद हो गई जनाब, चलते चलते भी सो जाते। इनकी ग्राम पुलिस लाकअप में खुलेगी और तब ये पहरे वालों से पूछेंगे मैं सचमुच पकड़ा गया हूँ या स्वप्न देख रहा हूँ। बटुकेश्वर दत्त चांदनी रात में पार्क में चांद देखते हुए पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने पर पुलिस वालों से आप कहेंगे कोई बात नहीं, मगर चांद है कितना सुंदर। विजय कुमार सिन्हा और भगत सिंह किसी सिनेमा हॉल में पकड़े जाएंगे और तब पुलिस से कहेंगे जी हाँ पकड़ लिया, तो क्या गजब हो गया, अब खेल तो पूरा देख लेने दो। और पंडित जी चंद्रशेखर आजाद बुंदेलखंड की किसी पहाड़ी में शिकार खेलते हुए किसी मित्र बने राजभक्त के विश्वासघात से घायल होकर बेहोशी की हालत में पकड़े जाएंगे। आजाद ने झिड़की की हंसी हंसी। भगत सिंह ने मजाक करते हुए कहा पंडित जी आपके लिए 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी, एक आपके गले के लिए और दूसरा इस भारी भरकम पेट के लिए। आजाद तुरंत हंसकर बोले देख फांसी जाने का शौक मुझे नहीं है, वह तुझे मुबारक हो, रस्सा फस्सा तुम्हारे गले के लिए है। जब तक यह पिस्तौल मेरे पास है, किसने माँ का दूध पिया है जो मुझे जीवित पकड़ ले जाए। बस इसी तरह किसी न किसी विषय पर हंसी मजाक चलता रहता था। जीवन के प्रति कितने निर्लिप्त थे भगत सिंह और उनके साथी। हर क्षण खतरों से खेल रहे थे, जाने क्या क्या झेल रहे थे, फिर भी कितने सजीव थे। 29